हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, जो कि भैरव मार्ग, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में स्थित है। यह दिल्ली के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। यह शिल्प संग्रहालय लगभग 8 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। आज विश्व के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से इसकी गणना होती है। विश्व भर के लाखों पर्यटक यहाँ भारत की परंपरागत शिल्प एवं कलाओं का सजीव अवलोकन करने आते हैं। इस संग्रहालय में भारत की सतत एवं जीवन हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा परंपराओं को प्रदर्शित किया गया है। इस स्थान पर देश के विभिन्न भागों से आए शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ये देखिए आप, उसी के अंदर हम आ गए हैं। संग्रहालय यह संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर राजस्थान के चित्रकारों द्वारा मनोभाव से चित्रित कला का अवलोकन होता है, जो आकर्षित करता है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। यह तमिलनाडु का अयनर मृण शिल्प का प्रांगण है। यह शिल्प संग्रहालय के अंदर हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज हम इस वीथियों में फोल्क एंड ट्रैवल गैलरी को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 5 या 6 इस तरह की गैलरी बनी है। सबसे पहले आते हैं फोल्क एंड ट्रैवल गैलरी को एक्सप्लोर करते हैं। उसी का स्वरूप आप सामने देख रहे होंगे। वेलकम टू फोल्क एंड ट्रैवल आर्ट गैलरी। उसके अंतर्गत हम सबसे पहले जो एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पर बनी विभिन्न, यह बंगाल ग्रामीण दृश्य है। यह खंड बंगाल, जो भारत के पूर्वी भाग का एक महत्वपूर्ण प्रांत है, को समर्पित है। छप्पर वाली झोपड़ी, जिसमें कृष्णनगर नदिया जिले से लाई गई मिट्टी की मूर्ति रखी गई हैं, बंगाल के ग्रामीण दृश्य को दर्शाती हैं। यह कथकली के पात्रों की लकड़ी की मूर्ति हैं। कथकली प्राचीन नाट्य परंपरा, कुट्टियत्तम, आनुशास्टिक प्रदर्शन और क्षेत्रीय कला से प्रभावित है। इसका विषय वस्तु भारत के 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों रामायण एवं महाभारत पर आधारित है। उसी का स्वरूप दिखाया गया है। उत्तरी केरल के राजा वित्तम ने इस नृत्य को प्रदर्शन, साज श्रृंगार तथा वेशभूषा के कुछ बदलाव किए हैं। उसी का स्वरूप आप सामने देख रहे हैं। कोट्टयम के राजा ने इसे शैली का विस्तार करते हुए महाभारत की कथाओं पर आधारित नृत्य कथाएँ लिखी तथा इन्हें रंगमंच के उपयुक्त बनाया। यह जो अब आप सामने देख रही हैं, किन्हाल की गुड़ियाँ हैं। दक्षिणी भारत के कर्नाटक प्रदेश में किन्हाल एक छोटा नगर है, जहाँ लकड़ी की खूबसूरत गुड़िया, मूर्तियाँ और खिलौने बनाए जाते हैं। पहले लकड़ी की खुरदरी आकृति बनाई जाती है, फिर इमली के बीज की लेई से इसे चिकना किया जाता है। इसके बाद तैयार खिलौने को लाख के रंगों से रंग दिया जाता है। इस संग्रह में रखे लकड़ी की गुड़ियों की आकृति गोल है तथा इसके नैन नक्श दक्षिणी भारत की सुंदरियों की तरह आकर्षक हैं। ऐसे खिलौने एवं लकड़ी की मूर्ति प्राचीन समय में दुल्हनों को विवाह के समय दी जाती थी। ये जो कठपुतली आप देख रहे हैं, इनको पेपट्स कहते हैं। मिट्टी से बनी कठपुतली, डंडे से बनी कठपुतली, काबुल के नवाब राम सिंह देश के अलग अलग हिस्सों में कठपुतली की विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे राजस्थान में से कठपुतली काठ की गुड़िया, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बोम्मालटम, बंगाल में पुत्तुल नाच की गुड़िया नृत्य कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कठपुतली का तमाशा सदियों से लोकप्रिय रहा है। इसमें राजस्थान एवं दक्षिण भारत में कठपुतली नाच डोरी की सहायता से दिखाई जाती है। बंगाल में इसे डंडे की सहायता से किया जाता है। राजस्थान में साधारणतः कठपुतली आम की लकड़ी से बनाया जाता है, जिन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनाए जाते हैं। उसी का स्वरूप आप सामने यहाँ पर देख रहे होंगे। इस खेल से जुड़े भाट अर्धधुमंतु समुदाय के लोग होते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यह मुखौटे हैं। नाट्य कलाकार और कर्नाटक नर्तक पात्रों के चरित्र चित्रण तथा दृश्यों को प्रभावित करने के लिए मुखौटे पहनते हैं। ये मुखौटे लकड़ी, उनके बुरादे, कागज की लुगदी, धातु, सोला पीठ तथा कपड़े के बने होते हैं। कपड़े तथा कागज की लुगदी से बने मुखौटों पर सुनहरे रुपैले धागों तथा रेशम से कढ़ाई की जाती है। मुखौटे भारी नहीं होने चाहिए, क्योंकि कलाकार को स्टेज पर तेजी से चलना होता है। रामनगर की रामलीला, सरायकाला छत्तीसगढ़ और पुरुलिया पश्चिम बंगाल के धाऊ नृत्य है। उड़ीसा के शाही नृत्य है। जयपुर की दशावतार लीला और कश्मीर के मुखौटों का इस्तेमाल इसमें यहाँ पर किया गया है। यह कागज़ की लुगदी से हमारे देश में कई घरेलू उत्पाद बनाए जाते हैं। कागज़ की लुगदी बनाने के लिए पुराने एवं रद्दी कागज़ को पानी में भिगोकर रखा जाता है। कुछ समय बाद जब यह मुलायम हो जाता है, कूट लिया जाता है। इसमें मुल्तानी मिट्टी और दाने मिलाए जाते हैं। अब जो आप सामने देख रहे हैं, ये गोबर की और मिट्टी की बनी आकृतियाँ हैं। उड़ीसा में पत्थर की नक्काशी करने वाले समुदाय की महिलाएं एक
विशिष्ट प्रकार के खिलौने बनाती हैं। यह गोबर और मिट्टी के बने होते हैं। इसे बनाने की प्रक्रिया काफ़ी सरल और इसे बनाने वाली वस्तुएं सीमित हैं। त्रिमूर्ति भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम के साथ उनकी बहन सुभद्रा की छोटी मूर्ति तथा चिड़ियों के, जानवरों के अभूतपूर्व आकार की उड़ीसा के शिल्पकारों का पसंदीदा विषय है, उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। खिलौने गोबर के बने होते हैं। यह जो आप देख रहे हैं ये यशोदा, कृष्ण और बलराम हैं जो काष्ठ से बने हुए हैं। कृष्ण बलराम तथा माता यशोदा की कथाएं समाज में बड़ी लोकप्रिय हैं। यह मूर्ति दोनों भाइयों के बचपन की महिमा को प्रदर्शित करती है, साथ ही मातृत्व के वात्सल्य भाव को भी प्रकट करती है। यशोदा एक हाथ में कृष्ण को गोद में लिए हुए और दूसरी ओर बलराम को पकड़े हुए हैं। कृष्ण अत्यंत शरारती और उछल कूद करने वाले हैं, तो यशोदा उस ओर भी सचेत दिखाई देती हैं। ये देखिए आप, माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण और बलराम के साथ आप देख रहे होंगे। यह जो आप देख रहे हैं यह मावली झूला है जो लकड़ी का बना हुआ है तथा मध्य प्रदेश से संबंधित बताया गया है। इस झीलों को जैसा कि आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में बनाया जाता है, उसको मावली झूला कहा जाता है। उसी का स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है। आएँ एक्सप्लोर करें इस हस्तशिल्प के म्यूजियम को जो भैरव मार्ग पर प्रगति मैदान के परिसर में स्थित है। यह जो देख रहे हैं आप, यह ढोकरा पुरुष और महिला आंकड़ा है जो पीतल का बना हुआ बताया गया है और छत्तीसगढ़ से संबंधित है। उसी का स्वरूप हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। यह ढोकरा पुरुष और महिला आंकड़ा का पीतल से बना हुआ छत्तीसगढ़ से संबंधित ये कलाकृति है जो हम यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये देखिए आप, यह कलाकृति छत्तीसगढ़ से संबंधित है जो राजभार जनजाति की महिलाएं सरगुजा जिले में बनाती हैं। अनाज को स्टोर करने की यह कलाकृति लकड़ी और बांस से बनाई जाती है, जिसमें अनाज को स्टोर किया जाता है। उसी का स्वरूप आप देख रहे होंगे। ये छत्तीसगढ़ की कलाकृति है जो लकड़ी और बांस से बनाई गई है और किस तरह से इसको सुसज्जित किया गया है। इसमें अनाज रखने का एक स्टोर का स्वरूप बनाया जाता है और ये छत्तीसगढ़ से संबंधित बताई गई है। आएँ एक्सप्लोर करें इस कलाकृति को। यह जो आप देख रहे हैं यह तेलंगाना खरड़ा स्कॉल पेंटिंग है। यह तेलंगाना खरड़ा जम्बूद्वीप से संबंधित है। कागज़ और रंग से बनी यह पेंटिंग आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है। ये देखिए आप, आंध्र प्रदेश तेलंगाना उसी का पार्ट एक था जो अलग राज्य अब बन गया है, उसी से संबंधित ये बनी पेंटिंग है। इसको स्क्रॉल पेंटिंग आप बोल सकते हैं। कागज़ और रंग से बनी हुई ये पेंटिंग है जो बनाई गई है। उसी का स्वरूप आप यहाँ सामने देख रहे होंगे। अब ये देख रहे हैं यह पटचित्र है। जैसा कि आप जानते हैं पटचित्र दो शब्दों से पट और चित्र से मिलकर बना है। इसका अर्थ है कपड़े पर की गई चित्रकारी। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी इस शैली की उत्पत्ति पुरी तथा उसके आसपास के क्षेत्र रघुराजपुर एवं भुवनेश्वर से हुई है। चित्रकार समुदाय के लोग द्वारा चित्रित पट धार्मिक विषयों को दर्शाता है। रामायण महाभारत की कहानियाँ, भारत की कहानी, विष्णु के 10 अवतार तथा कृष्ण की लीलाएं जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। यह सामने आप देख रहे होंगे। यह जो आप दिखाई दे रहा है यह विष्णु के 10 अवतार और जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी इस शैली को उत्पत्ति पुरी तथा उसके आसपास के क्षेत्र रघुराजपुर में बनाई गई है। यह जो आप सामने देखने जा रहे हैं यह पापू जी का फड है। पापू जी के फड में 13वीं शताब्दी में राजस्थान के प्रसिद्ध वीर पापू जी के जीवन की घटनाएं प्रदर्शित हैं। पश्चिमी राजस्थान के कोल्लू मारवाड़ के राठौड़ कुल में जन्मे पापू जी को इस क्षेत्र में एक लोकप्रिय मिथक के अनुसार लक्ष्मण जी का अवतार माना गया है। वे एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और उनकी गिनती राजस्थान और मध्य प्रदेश के 5 प्रसिद्ध वीरों में होती है। जन कल्याण में हुए एक युद्ध में उन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। लोग उनका इतना सम्मान करते थे कि उनके जुड़ी संगीत और चित्र से जुड़ी विद्वाओं को आधारित किया गया है। यह जो आप देख रहे हैं उसी से संबंधित यह चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में पापू जी के गीत गाए जाते हैं। इन्हें सोडी जी के पवारे भी कहते हैं। गायक
दो बड़े मटकों पर थाप देते हुए बापू जी के जीवन की कथा सुनाते हैं। उसी से संबंधित यहाँ पर जो चित्रकारी है वो बनी है, वो आप जैसे देख रहे हैं वो एक्सप्लोर करें। आप आएँ इस शिल्प संग्रहालय में, जो देश की संस्कृति को समझाता हुआ आप मिलेगा। ये नागा कला है। भारत के उत्तर पूर्व में रहने वाले नागा समुदाय के लोग, जो कई जनजातीय कबीलों से बटे हुए हैं, जुझारू प्रवृत्ति के माने जाते हैं। इनकी धार्मिक कथाओं एवं इतिहास से जनजातीय संस्कृति और ईसाई परंपराओं का अनोखा मिश्रण पाया जाता है। परिणाम स्वरूप ये लोग अपने मृत पूर्वजों की स्मृति में लकड़ी की प्रतिमाएं बनाते हैं, उसे आभूषणों से सजाते हैं। नागालैंड के घने जंगलों में पाई जाने वाली लकड़ी से इन प्रतिमाएं बनाने के लिए पर्याप्त लकड़ी मिल जाती है। यह जो आप देख रहे हैं नागालैंड के आभूषण हैं। आभूषण आसाम के पूर्व और म्यांमार के पश्चिम में नागालैंड का पहाड़ी क्षेत्र एक सक्रिय पटरी के रूप में फैला हुआ है। मुख्य रूप से जनजातीय इस क्षेत्र में बड़ी घाटियाँ, घुमावदार जलधाराएँ, ऊंचे पहाड़, गहरे। नागालैंड के स्त्री पुरुष आभूषण के शौकीन थे। तरह तरह के गहनों से अपने शरीर को सजाते थे। मुख्य रूप से शिकार का एवं कृषि पर निर्भर रहने वाले के कारण इस क्षेत्र की निवासियों को आभूषण के जानवरों के दांत, कोडी, शक, हड्डियों, बाल, फूल, पत्तियों, बांस के टुकड़े तथा पीतल तथा चांदी जैसे धातुओं का उपयोग करके इनको बनाते थे। उसी का स्वरूप आप सामने यहाँ देख रहे होंगे। यह जो आप देख रहे हैं यह नागा पुरुष मूर्ति है, जो लकड़ी से निर्मित बताई गई है और नागालैंड प्रदेश से आई हुई है। उसी का स्वरूप आप सामने यहाँ देख रहे होंगे। ये बैठे हुए मूर्ति नागा शिल्प है। पालिश युक्त लकड़ी से निर्मित यह कलाकृति बताई गई है। अब जो हम आपको सामने देखने जा रहे हैं उसी का स्वरूप ये आप नागालैंड से संबंधित देख रहे होंगे। ये आप देख रहे हैं नागालैंड की जो ये कला है उसी के बारे में आप सामने देख रहे होंगे। भारत के उत्तर पूर्व में रहने वाले नागा समुदाय के लिए कई जनजातीय कबीलों में बटे हुए हैं और उसी के स्वरूप को आप सामने देख रहे होंगे। नागालैंड की रोज़मर्रा की प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं आपको यहाँ सामने दिखाई दे रही होंगी। ये रोज़मर्रा की वस्तुएं नागालैंड में जो वहाँ के व्यक्तियों द्वारा बनाई जाती हैं उसी का स्वरूप आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा होगा और उसी से संबंधित ये कलाकृतियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए आप, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये कुम्हार की कला। भारत में मिट्टी के कला का प्रयोग कुम्हार समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। इस समुदाय में परंपरागत रूप से प्रजापति रचनाकार कहा जाता है और जिसका नामकरण हिंदू देवता ब्रह्मा, ब्रह्मांड के रचयिता के नाम पर किया जाता है। यह भारत के सबसे प्राचीन एवं सर्वाधिक उपयोगी कलाओं में से एक है। यह कला प्राक ऐतिहासिक काल से चली आ रही है। ये देखिए, अब आप सामने जो देख रहे हैं ये कालिया नाग का स्वरूप आप देख रहे हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार कालिया एक अत्यंत विशाला नाग था। मान्यता है कि इस 5 फण वाला नाग था। वह नंदग्राम के वृंदावन में यमुना के अंदर रहता था। वह शेषनाग, वासुकी, तक्षक आदि नागों का भाई था। श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग को पाताल में धकेल दिया था। उसी का स्वरूप आप सामने देख रहे होंगे। यह ट्राइबल पेंटिंग महाराष्ट्र से संबंधित बताई गई है। महाराष्ट्र के वर्ली पेंटिंग भी इसको कह सकते हैं, जो महाराष्ट्र की ट्राइबल जनजातियों द्वारा तैयार की जाती है। ये पेंटिंग गोल, ट्रायंगल तथा आयताकार वर्गों में तैयार की जाती है। उसी का स्वरूप आप सामने यह देख रहे होंगे। यह देखिए आप, उसी की पेंटिंग का स्वरूप देख रहे होंगे। उसी का यह जो आप देख रहे हैं ढोकरा धातु शिल्प है। ढोकरा धातु शिल्प मोम की पिघलाने की प्रक्रिया से धातु की ढलाई की तकनीक है, जो प्राचीन जनजातीय मूल की है। भारत में यह तकनीक लगभग 5000 वर्ष पुरानी बताई जाती है। बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में इस विधि से तैयार वस्तुएं बनाई जाती हैं और बस्तर, छत्तीसगढ़ में होकर यह तकनीक आंध्र प्रदेश तक पहुंची है। उसी का स्वरूप आप देख रहे होंगे। मेटल क्राफ्ट का स्वरूप आप देख रहे हैं। ये सभी मेटल क्राफ्ट भारत के भिन्न भिन्न भागों से प्राप्त की गई हैं। घरेलू सामान, बच्चों के खिलौने, भगवान की मूर्तियाँ आज भी हमारे जीवन उपयोगी हैं। इसके विशेषकर ब्रास इंक पोट, कोट लैक, क्रैंकर जो पेंटिंग है उसी का स्वरूप आप सामने देख रहे हैं। ये गहने हैं। ये गहने भारतीय आदिवासी जातियों द्वारा प्रयोग में किए जाते रहे हैं।
मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु के आदिवासी लोग इनको पहनते थे। ये सभी गहने चमड़े, चांदी, कांस्य धातु से बने हुए हैं। पायल, काजूबंद, बाजूबंद, कंगन और ज्वेलरी के रूप में आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। यह जो आप सामने देख रहे होंगे उसी का स्वरूप आपको ज्वेलरी का दिखाया दे रहा है। जो आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं अन्य वीडियो भी आपको दिखा सकूँ। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद।